देखिए, हम हमारी जो पुरुष की समझ है, तो चिकित्सक पुरुष के बारे में हम समझते हैं, वो लोक के बिना नहीं समझते। तो विसर्गादान मारयन्ति जगत देहम कप पित्ता निलासता, यहाँ से हमारी दोष की समझ शुरू होनी चाहिए। और हम भी यदि मॉडर्न की तरह से उसको सेल्यूलर बायोलॉजी से समझना चाहते हैं, तो वहां स्कोप तो है, लेकिन उसके कारण से हम अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बेटर यह है कि हम लोक से पुरुष को समझें। पुरुष के एटॉमिक एनालिसिस की बजाय हम इस कॉस्मोस, जो कॉस्मिक एंकर्स हैं, वहां से दोष को समझें। क्यों कि ये जो सोम, सूर्य और अनिल है, ये हमारे आहार के विषय वस्तु है। ये हमारे जो पांच भौतिक आहार, सरसात्मक आहार, असित पीत खादित लीड आहार और अनेक गुणों वाला आहार, इसके घटक है। और वो घटक जो है वो शरीर में सोम, सूर्य, अनिल के प्रतिनिधि वात पित्त कफ के रूप में बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में परिणमन होकर के इस शरीर की क्रियाओं का संचालन करते हैं। जैसे कॉस्मिक एंकर्स हैं वात पित्त का, सोम, सूर्य और अनिल, वैसे ही शरीर के एंकर्स हैं वात पित्त और कफ। तो अब वो जो असित खादित पीत लीड आहार है, वो विविधासित पीतीय अध्याय में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है कि वो आहार, उस आहार से ये शरीर संभूत है। और ये जो शरीर है ये वस्तु है, और ये वस्तु जो है वो आहार संभूत है, और रोग भी आहार संभूत है। फर्क केवल इतना है कि हित आहार से ही ये शरीर बनता है और अहित आहार से रोग बनते हैं। अब वो आहार क्या है, उस आहार के ये तीन मुख्य घटक है। जैसे ही शरीर में आदान कर्म होता है, जो प्राण आदान कर्मातु, उसके बाद में वो लिखते हैं तद द्रवैर भिन्न संघात स्नेहेन मृदुताम गतम। वो शरीर द्रव्यों में घुलनशील होना चाहिए। उस भूत संघात वाले द्रव्यों का संघात भेद होना चाहिए, और स्नेह होना चाहिए, मृदुता होनी चाहिए, तब जाकर के वो अवस्था पाक की प्रक्रिया में जाएगा। और अवस्था पाक की प्रक्रिया में तीन क्रियाएं एक के बाद में एक होती हैं। तो पहली क्रिया जो है वो जीभ पर रसो निपाति द्रव्याणाम, जीभ पर रखते ही प्रारंभ हो जाता है कि उसका रस कैसा है। और उसके बाद में आमाशय और प्रदेश तक कुछ क्षारीय और कुछ स्निग्ध पदार्थ उसका इस तरह का अमलगम करते हैं कि वो एक फेन भूत कप के रूप में उत्पत्ति होती है। ये फेन भूत कप जो है, ये कप का प्राकृत कर्म या प्राकृत गुण नहीं बताया गया है कहीं पर आगे, लेकिन फेन भूत कप जो है वो उस आहार का एक मुख्य घटक है। और उसकी फेन भूतता का मतलब ये है कि वो शरीर के युगपत सर्वतो अजस्त्रम जो विक्षेपण होने वाला है, वो हर एक सेल में एंट्रीएबल हो। ये उसकी फेन भूतता का कारण है। वो फेन जो है उसका सहज विक्षेप हो, सहज उसकी एंट्री हो, इसके लिए उसकी कप की गुरु, स्निग्ध, स्थिर, मृदु, पिच्छल ऐसी अवस्था नहीं है वहां पर। वो फेन भूत अवस्था है। दूसरी अवस्था में जो पच्यमान जो होता रहता है, तो वो अच्छ पित्त के रूप में। अच्छ पित्त का अभिप्राय ये है कि जैसे उष्ण जल में हम दाल पकाते हैं या चावल पकाते हैं, तो वो जल जो है, जो उष्ण जल है, वो न तो अपना वर्ण देता है, न गंध देता है, न स्वाद देता है, किसी प्रकार से उसमें कोई व्याघात उत्पन्न नहीं करता है, केवल उसका पाक करता है। तो अग्नि का या पित्त का स्वरूप वहां पर ऐसा होना चाहिए कि वो स्वयं जो है वो पाक का उत्तरदायी तो हो, लेकिन अपना विस्रगंध या अपना अम्ल रस या अपना कटु रस वो उसमें निश्चित नहीं करे। नहीं तो वो हिताहार जो है वो आगे जाकर के अहिताहार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में ग्रहणी अध्याय में एक बात और लिखी है कि जो दो अवस्थाएं होने के बाद ग्रहणी अपक्व अन्न का धारण करती है, पक्व का वाम पार्श्व से मुंचन करती है या सृजन करती है। तो ये सृजन करने के बाद में या मुंचन करने की अवस्था से पहले
एक साथ एक प्रक्रिया और होती है, वो परिपिंडित होने की होती है, जो आहार का अधिकांश है। क्योंकि ये जो एनर्जी हम कॉस्मोस से, लोक से ले रहे हैं, ये मेगा एनर्जी है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। इस बड़ी ऊर्जा को इस शरीर के लिए डाइल्यूट करना पड़ता है, और उसका अधिकांश जो है वो मलों के रूप में परिपिंडित होकर के बाहर निकल जाता है। वो मूत्र, पुरीस और स्वेद के रूप में, और अनेक प्रकार के धातु मलों के रूप में। तो प्रसाद और किट, प्रसाद के दो अंश हैं, ये हम फेन, भूत, कफ और अच्छपित्त। और फिर तीसरा प्रसाद ये है कि वो जो कटु भाव वायु बनता है, कटु भाव, ये वायु का स्वाभाविक जो गुण आपने पहले अध्याय में देखा है, या रस है, ये नहीं लिखा है वहां पर। लेकिन कटु भाव वायु वो विक्षेपण के लिए आवश्यक है। जैसे हम एक मिर्ची का टुकड़ा जीभ पर रखते हैं, और पूरे शरीर में युगपत ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स में एक समय में वो चला जाता है, और सर्वतो एंटायरली केस से लेकर के नख तक चला जाता है, और सर्वदा होता रहता है, अजस्र रूप से होता रहता है, कंसिस्टेंटली होता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये आहार रस जिसको हम कहते हैं, जिसको ज्वर चिकित्सा में आद्य आहार परिणाम धातु कहा गया है, वो रस बनता है। वो रस धातु नहीं है, वो आहार रस है। अब ये आहार रस जब वायु के द्वारा विक्षेपित होता है, अजस्त्र विक्षेपण होता है, युगपत विक्षेपण होता है, तो ये पहली अवस्था दोषों की। दूसरी अवस्था जब मल में भी, अब वो किट्टांश में भी वात पित्त श्लेष्माणय कहा गया है, तो किट्ट में अधिकांश जो वात पित्त कफ है, जो शरीर में एक्सेस है, जो फूड का एक्सेस वात पित्त कफ है, जो अधिक गुण है, जो शरीर में नहीं जाने चाहिए, उनको क्या है कि मलों के रूप में, जो पुरीस की स्निग्धता है, पुरीस का जो पित्त आदि का वर्ण है, और जो स्वेद आदि का, मूत्र आदि का जो वर्ण है या गंध है, वो सारी की सारी उन किट्ट मलों के रूप में किट्ट वात पित्त कफ के कारण से होती है। और यही बात आचार्यों ने हरेक रोग के अंतर्गत कही गई है कि हरित हारिद्र नेत्र नख नयन वदन मूत्र पुरीस त्वचा, और शुक्ल वर्णत्वम नख नयन वदन मूत्र पुरीस त्वचा, या श्यावारुणत्व या अरुण कृष्णत्व नख नयन वदन मूत्र पुरीस त्वचा। तो वो जो एक्सेस है, वो क्या है कि मल में चला जाता है। जो गृहिणी के द्वारा सृजन किया गया है, मुंचन किया गया है, वो विक्षेप के माध्यम से धातुओं में चला जाता है। अब धातुओं में वो दोष के रूप में हम रूढ़ रूप से उसको दोष कहते हैं। बाकी तो वो वात पित्त कफ है, लेकिन उन तीनों की एक साथ कोई संज्ञा करनी होती है तो हम दोष संज्ञा करते हैं। बाकी वो एनर्जी है, वो जो है वो पदार्थ का शारीर रूपांतरण है। सोम सूर्य अनिल का शारीर रूपांतरण है। वो शारीर रूपांतरण वही काम करता है जो उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा, या दर्शनम भक्ति रुष्मा चक्र कृष्णादेयम आर्द्रम स्नेहो बंध स्थिरत्वम गौरवम प्रस्तावलम। ये जो प्राकृतिक कर्म करने वाला जो तत्व है, वो फेन, भूत, कफ, अच्छ, पित्त और कटु भाव वायु है। लेकिन यदि ये वायु, पित्त और कफ रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलोथा विशद खर हो जाते हैं, जो कि अहित पदार्थों के सेवन से या अतिरिक्त पदार्थों के सेवन से या मल में निष्कासन पूरे तौर पर नहीं होने के कारण से, यदि उनमें रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर सम मात्रा में नहीं रहते हैं, प्रकृति मात्रा में नहीं रहते हैं, तो विपरीत गुण मारुतम संप्रसाम्यति, तब चिकित्सा विधान करने पड़ते हैं। अन्यथा तो शरीर व्यापार जो फिजियोलॉजी है वो चलती रहती है। तो वो फेन, भूत, अच्छ, पित्त या कटुभाव वायु रहता है, तब तक शरीर की क्रियाएं जो है वो निर्बाध रूप से अव्याहत गति पूर्वक प्रकृतो स्थिता स्थानस्थ रूप से चलती रहती है। लेकिन जब इनमें रूक्षादि गुण का अतिरेक होता है, तब यह संचय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, प्रकोप की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। फिर प्रसर में कोष्ठ से शाखाओं में दोष जाते हैं। जो कोष्ठ उचित विक्षेप हो रहा था वो द्रुत विक्षेप होता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो दोष हैं, इनका प्रकृत स्वरूप वही है जो हमने बताया कि फेन, भूत, कफ, अच्छ, पित्त और कटुभाव वायु।
और वैकृत स्वरूप क्या है कि अतिरिक्त रूप से रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर या सस्नेह द्रवम अम्लम सरम कटु इत्यादि जो गुण हैं जो पहले अध्याय में बताए गए हैं वो निर्देश है, सामान्य रूप से उनका निर्देश नहीं है। दूसरी बात एक और है, ये अब दोष जो है वो धातुओं में अग्नि के रूप में रहते हैं। वो धातु में जो परिणाम आपद्य मानता है वो परिणाम आपद्य मानता उस अच्छ पित्त के कारण से ही है। जो परिणाम आपद्य मानता है वो मार्गक धातुओं में होती है। जिन धातुओं का अयन स्रोतस में होता है वे अस्थायी धातु होते हैं, मार्गक धातु होते हैं। लेकिन जो परिणाम प्राप्त धातु हैं, जो स्थायी धातु हो गए हैं, वे ही आश्रय हैं। तो आशय में भी वही पित्त वात पित्त कफ जो है वो आशय में भी चले जाते हैं। और आशय में भी जो परिणमन के बाद की स्थिति, तो शरीर का कोई भी अंग अवयव या सेल का इंट्रासेल्युलर पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें विसर्गादान विक्षेप की क्रियाएं नहीं होती। अगर विसर्गादान विक्षेप है तो वहां पर सोम सूर्य अनिल के प्रतिनिधि रूप वात पित्त कफ भी हैं। और वात पित्त कफ हैं तो उनका जो प्राकृत स्वरूप है वो अच्छ और फेनभूत और कटु भाव वायु के रूप में है। और वैकृत स्वरूप जो है वो इन दोषों की वृद्धि के रूप में है। और इसके अगर दोषों की इस तरह की गुणों की वृद्धि होती है तो फिर हमें विपरीत गुण द्रव्यों की कल्पना करनी पड़ती है। और वो देशम दोषम बलम कालम प्रकृति मंडलम वय के हिसाब से सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेषाम दोषों सद निरूपण करना पड़ता है और उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। क्या तो हिताहार का जो अभिप्राय है, आहार संभवम वस्तु, तो उसमें जो हित आहार से संभूत जो वस्तु है उसमें ये तीन घटक हैं उस आहार रस के। आहार रस शरीर नहीं है, ये दोष भी शरीर नहीं है, ये शरीर के निर्मापक घटक हैं। और निर्मापक घटक जो हैं वो लोक से अपना आहार करते हैं प्राण उदक और अन्न व स्रोतस के माध्यम से। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के माध्यम से उसका परिणमन करते हैं। और जो परिणमन योग्य नहीं है, जो एक्सेस हैं, उनका मूत्र पुरुष और स्वेद के रूप में उनका बाहिर निष्क्रमण करते हैं। तो ये तीन अवस्थाएं बड़ी स्पष्ट रूप से लिखी गई है। तो दोषों की एक अवस्था है जो अवस्था पाक में होती है, दोषों की दूसरी अवस्था है जो किट्ट में पुरीस आदि में पुरीस मूत्र स्वेदादि और अन्य मलों में जो दोषों की उपस्थिति रहती है। तीसरी अवस्था धातुओं में रहती है और धातुओं में एक प्राकृत अवस्था है और एक वैकृत अवस्था है। वो धातु का धारण या धातु का जीवन प्रेरण कर्पण लेपन इत्यादि का जो स्वभाव है कोष बनाए रखते हैं, प्राकृतिक रूप से तीन अवस्था पाकों में होते हैं। और बाकी अगर एक्सेस है तो वो धातु के स्वभाव को दुष्ट करते हैं और वे दोष दूष्य के साथ धातु के साथ समूर्छना करते हैं और उस धातु का वहां पर नामकरण दूष्य हो जाता है। जब वो दोष के गुणों से युक्त हो जाते हैं वे धातु, उनका नाम धातु नहीं, फिर उनका नाम दूष्य है। और स्रोतस में खैवेगुण्य के फलस्वरूप वे स्थान और फिर रोग क्रिया जो है वो प्रारंभ होती है प्रसर अवस्था में। तो ये जो प्रसर अवस्था है ये कोट से शाखाओं में जाने की अवस्था, ये प्राकृत अवस्था है। शरीर का जो भी आहार रस बना है वो गृहिणी के द्वारा कोट से शाखाओं में जाता है, ये प्राकृत अवस्था है। लेकिन वो उचित विक्षेप और जो अनुचित विक्षेप है, द्रुत विक्षेप है, वो व्यायामाद ऊष्मणस्तैक्ष्ण्याद अनवचारणाद लिखा है। इसलिए आचार्य अन्नपान विषयक अध्याय में एक बात बड़ी स्पष्ट करते हैं कि 37 सहस्राणि रात्रिणाम मीत भोजनम। अगर अनातुर रूप से रहना है तो पूरे 36,000 दिन रात तक हमें हित आहार लेना होगा।
हित आहार का मतलब जो आहार इन दोष के इन गुणों की वृद्धि करने वाला या क्षपण करने वाला या स्थानच्युति करने वाला या गति अवरुद्ध करने वाला ये नहीं हो। अगर ऐसा नहीं हो, वो वैसा ही रहे जैसा कि प्राकृत रूप से 3 अवस्था पाकों में बनता है, तो ये आहार उस आतुर को 100 वर्ष तक 36,000 रात तक उसको अनातुर रूप से जीवित रख सकता है। ये सामान्य दोष परिकल्पना है, जिसको मैं तो एक गांव का आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ, बहुत विद्वता मुझ में है नहीं, लेकिन फिर भी क्या है कि मैं अपने गुरुओं की सानिध्य से जितना कुछ सीखा हूँ और वैद्य बना हूँ, मैं वैद्य में इसी को काम में लेता हूँ कि कब तक वो दोष प्राकृत है और कब वो विकृत है, और उसके लिए इन्हीं गुणों के कुछ लक्षण होते हैं। जब वो संचय होता है तब से ही उसके कुछ लक्षण प्रारंभ होते हैं, फिर प्रकोप में लक्षण और उग्र हो जाते हैं, प्रसर की अवस्था में क्या है कि उनके लक्षण और उग्र हो जाते हैं। तो दोष का संचय कब हुआ, वो आहार का पाक की जो प्रक्रिया है, जो 3 अवस्था पाक है, उसकी प्रक्रिया में दुष्टि प्रक्रिया से ही प्रारंभ होता है। और वो संचय जो है वो अब बात है पित्त के बारे में। ये सब चीजें ले जाइए, मैं पूरा सुन के आऊंगा। पित्त के बारे में जब बात हम करते हैं तो ननु न खलु पित्त व्यतिरेकात् अन्यो अग्निरिति। सीधी सी बात ये है कि पित्त जो है वही अच्छ पित्त है, जिसका स्वरूप ज्वाला सदृश नहीं है, उष्ण जल सदृश है, और वो अपना रंग रूप या गंध और रस नहीं किसी को देता है। वो प्राकृतिक है जो धातुओं में परिणाम परंपरा को ट्रांसफॉर्मेशन को करने का उत्तरदायी है। अगर वो अग्नि, वो पित्त या वो उष्णता, उसमें अच्छता नहीं रहे, उसमें स्वयं का कोई गुण विशेष, रस विशेष या गंध विशेष हो, तो यहाँ से वो पित्त की विकृतियां प्रारंभ होती है। लेकिन आचार्यों को ये बात स्पष्ट थी कि उन्होंने वात कलाकलीय के बाद में कोई पित्त कलाकलीय और कफ कलाकलीय अध्याय की रचना नहीं की। जैसा कि अभी ओझा साहब ने बताया, बिल्कुल सही बात है कि वात इज द लीडर और पित्त और कफ जो है वो सपोर्टिंग फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। पित्त और कफ जो है वो उत्साह के बिना या प्रतिभालाजी आमच्याकडे आहे ना ग, के बिना आमच्याजवळ आहे ना, ते इथे नाही एमपी काय म्हणते प्रतिभालाजी, आमच्याजवळच आहे ते इकडे आहे। हो, अजून कुठे? हो का? हा, जवळच आहे मोर्शीवरून, एमपीत आहे ऍक्च्युली ते, पण एमपी ची बॉर्डर जवळ आहे ना, इथं पांडुरण्याच्या जवळपास। नाही ना, आलाच नाही, मला वाटलं आवाज आला तर आला। रिक्वेस्ट है विशाखा जी, विशाखा जी फोन बंद करवाइए प्लीज। हाँ विशाखा जी, हाँ सॉरी। तो ये जो अव्याहत गति और प्रकृति स्थान और स्थानस्थ दोष, ये वात व्याधि अध्याय में ही लिखा गया है। वात कलाकलीय वात के बारे में ही लिखी गई है। इसका मतलब आपने गायटन और फिजियोलॉजी चक्रवर्ती मैंने तो ज्यादा नहीं पढ़ी है, आप लोगों ने बहुत पढ़ी है, अभी ओझा साहब ने बताया भी था। तो ये वात के अंतर्गत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज का समावेश कर दिया गया है, लेकिन वो कफ और पित्त के सहाय से करता है। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो कफ और पित्त के सहाय से होती है। इसीलिए आचार्य चरक ने वात के ही 5 भेद बताए, वात का ही कलाकलीय अध्याय बताया। पित्त के कलाकलीय या कफ के कलाकलीय अध्याय लिखने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। क्यों? कि ये उसके अंडर द लीडरशिप ऑफ वात ये सब काम करते हैं। हाँ, रोगों की उत्पत्ति में पैथोलॉजिकल इनपुट इनका भी है। जब रोग होते हैं तब क्या है कि वात के अपने रोग होते हैं, कफ पित्त के भी अपने अपने रोग होते हैं। क्यों? कि प्राकृत अवस्था में ये उचित विक्षेप अगर इनका होता रहे, समय पर परिणमन इनका होता रहे और श्रवण होता रहे, श्रवण वो कफ फेनभूत कफ ही श्रवणशील है,
उसका ही परमिएशन, इन्फिल्ट्रेशन, ओजिंग और ऑस्मोसिस उसी सा होगा। और यदि वो अच्छ पित्त है तो परिणमन जो है वो बड़ी सुविधा पूर्वक होगा। और परिणमन और श्रवण सब विक्षेप पर, उचित विक्षेप पर निर्भर करते हैं। इसलिए क्या है कि वात का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जैसा कि अभी ओझा साहब ने कहा। तो वात की फिजियोलॉजी अगर हम मेंटेन रखेंगे, हम चिकित्सा में सारी चिकित्सा भी इस ध्यान में करते हैं कि कफ की चिकित्सा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वात की वृद्धि न हो जाए। पित्त की चिकित्सा करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वात की वृद्धि न हो जाए। क्यों कि वात की वृद्धि जो है वो रोगों की निरंतरता को या रोगों की असाध्यता की तरफ ले जाती है। वात के रोग भी अधिक है और वात के कारण से होने वाले जो वेदनाएं हैं वे भी बहुत अधिक है। वात में स्रंस, भ्रंश, व्यास, भेद, तोद, स्पार, आकुंचन, प्रसारण बहुत सारे प्रकोप लक्षण हैं। और कफ में, पित्त में ओस, चोस, परिदा, धूमायन, बस। तो इसलिए वात जो है वो अपने आप में एक लीडर है और उसका ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ता है। पित्त में केवल इतना ध्यान रखना है कि ये जो पुरुष है ये सम, विषम, तीक्ष्ण और मंद 4 प्रकार की अग्नि वाला है। जैसे 3 प्रकार की प्रकृति वाला या 7 प्रकार की प्रकृति वाला होता है, वैसे ही ये अग्नि की प्रकृतियां हैं। और अग्नि की प्रकृति वाले पुरुषों को हित क्या होगा, ये देशम, दूष्यम, बलम, कालम, प्रकृतिम, अनलम, वय पर निर्भर करता है। और इसकी सूक्ष्माति सूक्ष्म समीक्षा दोष का निर्णय करने के लिए या औषध का निर्णय करने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। तो अग्नि का वैषम्य हो सकता है। अग्नि एक आदमी की प्राकृत रूप से मंद हो सकती है, एक आदमी की प्राकृत रूप से विषम हो सकती है। एक आदमी बहुत सारे उपचार करता है फिर भी उसकी अग्नि सम रहती है। तो ये उसकी सामान्य प्रकृति है। अग्नि मांद्य, अरोचक, भक्त द्वेष, अनन्नाभिलाषा ये रोग है। लेकिन अग्नि की सम, विषम, मंद और तीक्ष्ण होना ये उसकी पुरुष की प्रकृति है, अग्नि की प्रकृति है। चीजों को ध्यान में रखने के लिए ही आचार्य ने ये बात बताई कि ये जो अवस्था पाक है ये अग्नि पर निर्भर करते हैं। यहीं से प्रारंभ से यदि जिह्वा पर यदि पहले से अम्लाश्यता, कटुकाश्यता, तिक्ताश्यता या मतलब भी यही है कि वहां पर अग्नि जो है वो सम्यक नहीं है और उस आहार का खरपाक होगा या पाक ही नहीं होगा। इसलिए ये पहला अध्याय, जैसे हम तो इस लोक पहला जो हमारा संपर्क है शरीर के साथ में वो रसो निपाते द्रव्याणाम, जीभ पर द्रव्य को रखते ही पहला अनुभव होता है कि उसमें सम रसता है या आश्य वैरस्य है या अम्लाश्यता, कटुकाश्यता, तिक्ताश्यता कैसी, मधुराश्यता, लवणाश्यता कैसी। और उसी से ही हम आधार अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो दोष है ये प्राकृत अवस्था पाक होगा। सर गुरुजी, हाँ मैं अंत में गुरुजी, हाँ सर ये बात जैसे बीच बीच में आके अपना कर्म करता है ना उटपटांग, वैसे मेरा ये अनप्लेजेंट काम है। आपको सर 5 मिनट में कौन, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। छोड़ रहा हूँ। तो मेरे दृष्टि में वात दोष, वात पित्त कफ का जो सामान्य संज्ञाएं हैं वो मेरी दृष्टि में तो इतनी ही है। इसको कितना ही शास्त्रार्थ कर लीजिए और कितना ही व्याकरण लगा दीजिए ये और कंफ्यूजन होगा। इसलिए शास्त्र को हेडिंग मत पढ़िए, हेडिंग के बाद में पढ़िए। हम क्या करते हैं कि छात्रों को हेडिंग या रटा देते हैं, छात्र श्लोक रट लेते हैं और हेडिंग रटने के बाद में हम उनको श्लोक बोलने पर तो डिस्टिंक्शन भी दे देते हैं, लेकिन शास्त्र से हेडिंग से ज्यादा आगे पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मेरा निवेदन इतना है कि हेडिंग के बाद की बातें हैं जो मैंने बताई आपको, और इसके साथ ही मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ और गुरु जी पर निर्णय के लिए छोड़ता हूँ। और आप